नमस्कार, खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। बीता हफ्ता अमेरिका में बनने वाली नई सरकार और उनके बयानों के कारण विश्व भर में होने वाली हलचल के नाम रहा। अगले आधे घंटे में इसके बारे में तो आपको बताएंगे ही, साथ ही बात होगी सीरिया की, जर्मनी में घट रही शरणार्थी संख्या की, साइप्रस के एकीकरण की, और बताएंगे आपको एक ऐसे युद्ध पत्रकार के बारे में जिसकी जीवन कथा आपके दिल को छू लेगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए रूस पर लगे प्रतिबंध हटाने के संकेत, लेकिन उनके सिपहसालारों का रूस को लेकर कड़ा रुख बरकरार। दक्षिण चीन सागर पर ट्रंप प्रशासन के कड़े रुख से बौखलाया चीन। सरकारी मीडिया ने दी जंग की धमकी। चीनी नौसैनिक बेड़ा पहुंचा ताइवान की जल सीमा के करीब। 2016 में जर्मनी में शरणार्थियों की संख्या में आई 2/3 कमी। जर्मनी को सुरक्षित बनाने के लिए हुई नए कानूनी सुधारों की घोषणा। यूरोप के अधिकतर इलाके भीषण बर्फबारी की चपेट में। जर्मनी में बर्फीले तूफान से जीवन अस्त व्यस्त। शरणार्थियों की हालत पर हंगरी को नहीं आया तरस। ठंड से ठिठुरते शरणार्थियों के लिए नहीं खोली सीमा। तो ये थी बड़ी खबरें, और अब शुरुआत अमेरिका की खबरों के साथ, जहां नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर हैं। अमेरिका में अगले हफ्ते नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा, और उससे पहले बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेस वार्ता में जहां ट्रंप अपनी ही खुफिया एजेंसियों के विरोध में खड़े नजर आए, तो वहीं रूस और नाटो के मसले पर भी उनकी सोच अपने ही कैबिनेट सदस्यों से भिन्न दिखी। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार कर ही लिया कि हैकिंग में रूस का हाथ था। शपथ लेने से 8 दिन पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहली आधिकारिक प्रेस वार्ता में देश की ही खुफिया एजेंसियों को निशाना बनाया। हालांकि हैकिंग मामले में अब तक रूस की भूमिका से इनकार करते हुए ट्रंप ने स्वीकार किया कि डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की हैकिंग में संभवतः रूस का हाथ था, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि चीन या किसी और का भी हाथ हो सकता है। हैकिंग से संबंधित 90 दिनों में रिपोर्ट पेश की जाएगी। सबने अमेरिका को हैक किया है, इसमें रूस, चीन और दूसरे भी शामिल हैं। इधर ट्रंप रूस से अच्छे संबंधों के संकेत दे रहे थे, तो उधर उनके सिपहसालार सीनेट की अनुमोदन समिति के सामने रूस के प्रति अपने कड़े रुख को अपना रहे थे। ट्रंप प्रशासन में रक्षा मंत्री होने जा रहे जनरल जेम्स मैटिस ने कहा कि पुतिन नाटो राष्ट्रों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से नाटो पर सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है, और ये रूस की ओर से है। जेम्स ने नाटो को हालिया इतिहास का सबसे कामयाब सैन्य गठजोड़ बताया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने 70 साल पुराने इस संगठन के महत्व पर सवाल खड़े किए थे। दूसरी ओर खुफिया सेवा CIA के निदेशक होने जा रहे माइक पॉम्पियो को ट्रंप और खुफिया सेवाओं के बीच हुई नोकझोंक पर सवालों का सामना करना पड़ा। समिति के सामने उन्होंने खुफिया एजेंसियों को विश्वास जताया। जी हाँ, मैं उस बैठक में शामिल था जिसमें राष्ट्रपति निर्वाचित को जानकारियां दी गई थीं, और जो भी बातें मेरे सामने आई उनसे मुझे लगा कि वो ठोस हैं। इस बीच पोलैंड की मांग को स्वीकार करते हुए नाटो ने वहां अपनी सेना उतार दी है। यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप के बाद ही पोलैंड नाटो सेना की मांग कर रहा था। नाटो के इस कदम पर रूस ने नाराजगी जताई। बहरहाल ट्रंप उन सिपहसालारों की दम पर रूस के साथ दोस्ती का दंभ भर रहे हैं, रूस को लेकर जिनके ख्यालात पुराने अमेरिका के ही लगते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप अपने मॉस्को के साथ रिश्ते बेहतर करने में अपने प्रशासन पर कितना प्रभावशाली होते हैं। तो एक और ट्रंप की पहली प्रेस वार्ता में उठे कई सवाल, तो वहीं ओबामा के विदाई संबोधन में दिखे कई भावुक क्षण। अपने संबोधन में ओबामा ने अमेरिकी लोकतांत्रिक मूल्यों का आह्वान भी किया और अमेरिकी मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव को खारिज किया। तो वहीं अपनी सफलताओं के साथ साथ अपनी विफलताओं को भी ओबामा ने स्वीकार किया। My fellow Americans, it has been the honor of my life to serve you. कभी बेहद मजबूत नजर आते तो कभी आंखें छलक जाती। विदाई भाषण में दुनिया के सामने कुछ ऐसे ही दिखे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा।
एक भावुक भाषण में बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े देश को जज्बाती समर्थन देने की कोशिश दिखाई दी। ओबामा ने माना कि बतौर राष्ट्रपति कई समस्याएं वे हल नहीं कर सके। किसी का नाम लिए बगैर, किसी पर उंगली उठाए बगैर ओबामा ने जनता से अमेरिकी लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा के लिए सजग रहने की अपील की। लोकतंत्र के लिए एकजुटता का भाव जरूरी है। हम एक साथ उभरते और गिरते हैं। ओबामा ने अमेरिकी मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव को खारिज किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकियों और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। निजता और नागरिक आज़ादी के लिए कानून बनाया है, इसलिए मैं अमेरिकी मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव को खारिज करता हूँ। ओबामा ने कहा कि पिछले 8 सालों में अमेरिकी जमीन पर कोई भी विदेशी आतंकी हमला नहीं हुआ है। हालांकि बोस्टन और ऑरलैंडो के हमलों ने यह एहसास जरूर कराया कि कट्टरता कितनी भयावह हो सकती है। उन्होंने शरणार्थी बच्चों के अमेरिका की तरक्की में भागीदारी की बात करने के अलावा बेरोजगारी की दर में कमी और ओबामा केयर से लोगों को लाभ मिलने की उपलब्धियां भी याद दिलाईं। बीमाकृत दरें अपने निचले स्तर पर पहुंच गईं। पिछले 5 सालों में पहली बार स्वास्थ्य के खर्चों में इतनी कमी आई है। 20 जनवरी को ओबामा का 8 साल का कार्यकाल खट्टी मीठी यादें लिए खत्म हो जाएगा, जहां एक और 2008 की आर्थिक मंदी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उबारने, ईरान के साथ परमाणु समझौता, क्यूबा के साथ रिश्ते बहाली और पेरिस जलवायु समझौता को उनकी उपलब्धि में शुमार किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ कार्रवाई न करने को उनकी बड़ी कमजोरी के तौर पर देखा जाएगा। दुनिया में उनके नेतृत्व में अमेरिका के दबदबे में कमी के आरोपों के बीच ओबामा ने अपना भाषण उसी नारे के साथ खत्म किया जिसके साथ वे 8 साल पहले सत्ता में आए थे। Yes, we can. Yes, we did. अमेरिका में नई सरकार के आने की आहट के साथ ही ट्रंप सरकार की नीतियों के प्रति संशय और भय के भाव अब कम हो रहे हैं, क्योंकि जहां ट्रंप द्वारा नामित कैबिनेट सदस्य कई अहम मसलों पर ट्रंप के विवादित विचारों से अलग खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं ट्रंप के रुख में भी नरमी स्पष्ट है। अब वो अपने कैबिनेट से अपने नहीं बल्कि उनके विचारों के अनुसार काम करने की अपेक्षा कर रहे हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में कैसी होगी उनकी कैबिनेट, इसकी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। चुनाव प्रचार के दौरान कई मुद्दों पर ट्रंप द्वारा दिए गए विवादित बयानों के बाद अब नई सरकार का इन मुद्दों पर क्या रुख होगा, इसका अंदाजा ट्रंप की इस ट्वीट से लगाया जा सकता है, जिसमें वो अपनी कैबिनेट से उनके अपने विचारों के अनुसार काम करने को कह रहे हैं। वास्तविकता ये है कि कई मुद्दों पर उनकी कैबिनेट उनसे सहमत नहीं है, जैसे विदेश मंत्री के तौर पर नामित रेक्स टिलरसन, जो ट्रंप द्वारा अमेरिका की परमाणु क्षमता बढ़ाने के मुद्दे पर उनसे असहमत हैं। मुस्लिम अप्रवासियों पर प्रतिबंध के विचार से भी असहमत हैं। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ट्रंप की सोच से भी टिलरसन इत्तेफाक नहीं रखते। नाटो सहयोगियों पर दोबारा विचार करने के मुद्दे पर भी वो ट्रंप से अलग सोच रखते हैं। ट्रंप के ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के विरोध से सहमत नहीं हैं। रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस, जो ट्रंप के ईरान परमाणु समझौते के खिलाफ रुख से सहमत नहीं हैं। गृह मंत्री जॉन कैली, जो ट्रंप के बड़े चुनावी वादे मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के खिलाफ हैं। अटॉर्नी जनरल के लिए चुने गए जेफ सेशंस पूछताछ में यातना पर ट्रंप के रुख से सहमत नहीं हैं और वाटर बोर्डिंग जैसे तरीकों को दोबारा शुरू करने के भी खिलाफ हैं। इन विचारों से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि ट्रंप कैबिनेट विवादित विचारों से हटकर काम करना चाहेगी। ट्रंप के अमेरिका पहले के नारे को नई सरकार आगे जरूर बढ़ाना चाहेगी, लेकिन संयम और सोच के साथ। हालांकि टैक्स व्यवस्था में सुधार और सरकारी खर्चे को लेकर सरकारी नीतियां अभी स्पष्ट नहीं हैं। वहीं रोजगार सृजन और ओबामा केयर की जगह स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर विकल्प देने के सरकार के वायदे पर भी खास नजर रहेगी। और अमेरिका में ओबामा केयर के मोर्चे पर भी हलचल साफ नजर आ रही है। सीनेट के बाद अब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने भी निवर्तमान राष्ट्रपति बराक ओबामा के ऐतिहासिक लेकिन विवादित स्वास्थ्य सेवा सुधारों को निरस्त करने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाने वाले एक अहम प्रस्ताव को पारित कर दिया है। सदन में इस प्रस्ताव के पक्ष में 227 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उपराष्ट्रपति जो बाइडेन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। बाइडेन बीते 8 वर्षों से
व्हाइट हाउस में ओबामा के सहयोगी रहे हैं। ब्राजील में कैदियों ने एक और जेल पर कब्जा कर लिया है। ब्राजील में इस साल में ये तीसरा बड़ा जेल दंगा है। नटाल के अल्काजविज जेल में हुए दंगों में 3 कैदियों के सर काट दिए गए, जबकि 2 विरोधी गैंगों की लड़ाई में कई अन्य कैदियों के मारे जाने की आशंका है। जेल के बाहर विस्फोटों की आवाजें भी सुनी गई। इससे पहले अमेज़ोनास की जेल में हुए दंगों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अमेरिका में बनने जा रही नई सरकार की विदेश नीति के कई अहम पहलू अब स्पष्ट होने लगे हैं और जहां तक चीन की बात है तो रिश्तों में तनाव पहले ही बढ़ता दिख रहा है। ताइवान के मुद्दे पर चीन पहले ही नाराजगी जता चुका है और अब दक्षिण चीन सागर पर भी विवाद गहरा रहा है। दक्षिण चीन सागर पर ट्रंप प्रशासन के संभावित रुख ने चीन को बेचैन कर दिया है। उसने अमेरिका को युद्ध की धमकी दी है। सेनेट की अनुमोदन समिति के समक्ष दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका के संभावित विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के तल्ख तेवर के जवाब में चीन के सरकारी मीडिया ने तो यहां तक कह दिया है कि क्षेत्र के द्वीपों पर बीजिंग की पहुंच रोकने के लिए अमेरिका को एक बड़ी जंग छेड़नी पड़ेगी। टिलरसन ने कहा था कि अमेरिका चीन को साफ तौर पर यह संकेत देगा कि उसे इस विवादित सी से द्वीप खाली कर देना चाहिए। अमेरिका की तरह चीन भी अपने संप्रभु इलाके में सामान्य गतिविधियों का संचालन कर सकता है, ये निर्विवाद है। उधर चीन और ताइवान की तनातनी में बुधवार को तब एक और बढ़ोतरी हो गई जब विमान वाहक पोत की अगुवाई में चीनी नौसैनिक बेड़ा ताइवान की जल सीमा से बिल्कुल करीब पहुंच गया। इसके बाद ताइवान की नौसेना सक्रिय हुई और लड़ाकू विमान उड़े, तब स्थिति समान हुई। जल सीमा पर ताइवान ने अपने नौसैनिक जहाज तैनात कर दिए हैं। साथ ही चीन से अनुरोध किया है कि वो बातचीत के सिलसिले को फिर से शुरू करे। दिसंबर 2016 में मतभेद उभर आने पर चीन ने विभिन्न मसलों पर होने वाली द्विपक्षीय वार्ता को तोड़ दिया था। हालांकि चीन इसे घुसपैठ जैसी बात नहीं मानता है। बेड़ा ताइवान के नजदीक ताइवान स्ट्रेट में पहुंच गया था, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है। प्राकृतिक संपदा से संपन्न और ऊर्जा स्रोतों से भरपूर दक्षिण चीन सागर से सालाना 5000 अरब डॉलर का कारोबार होता है। चीन इस पूरे क्षेत्र पर अपना एकाधिकार जताता है। उसने कृत्रिम द्वीप बना रखे हैं। फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई भी इसके अलग अलग हिस्सों पर दावा करते हैं। हाल में ताइवान के अमेरिका के साथ बढ़े संबंधों से चीन की त्योरियां बढ़ी हुई हैं। चीन ताइवान को अपना संप्रभु इलाका कहता है। भ्रष्टाचार के मामले में फंसी दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पाक गेन की जांच की आंच अब सैमसंग के प्रमुख ली जे यंग तक पहुंच गई है। सैमसंग प्रमुख ली जे यंग से करीब 22 घंटे तक पूछताछ हुई। दक्षिण कोरिया बर्ड फ्लू की चपेट में है और पहली बार उसने अमेरिका से अंडे भेजने के लिए कहा है। दक्षिण कोरिया ऐसे देशों में शामिल था जिसने साल 2015 में अमेरिका में बर्ड फ्लू फैलने के बाद वहां से अंडे का आयात पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन अभी इसे पोल्ट्री उत्पादों के आयात की आवश्यकता है। नवंबर में H5N6 वायरस फैलने के बाद यहां करीब 2.5 करोड़ मुर्गियों को मारना पड़ा था। सीरिया के भविष्य पर इस महीने के अंत में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होने वाली शांति वार्ता में अमेरिका को शामिल करने पर रूस सहमत हो गया है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावुसोग्लू ने कहा कि अमेरिका को लेकर रूस के साथ सहमति बन गई है। अस्ताना में संभवतः ये वार्ता 23 जनवरी को होगी। मोसुल के यूनिवर्सिटी बीते कुछ अरसे से इस्लामिक स्टेट की महफूज पनाहगाह बनी हुई थी और इसी वजह से तालीम देने वाली ये जगह जंग का मैदान बन गई। मोसुल यूनिवर्सिटी के पूर्वी इलाके से इराकी स्पेशल फोर्सेस ने दाखिल होना शुरू कर दिया है और आमने सामने की जंग में इस्लामिक स्टेट के गुर्गों को मार भगाने का सिलसिला तेज कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में सामाजिक कार्यकर्ताओं के गायब होने के मामले बढ़ गए हैं। 4 से 7 जनवरी के बीच 4 ब्लॉगरों के गायब होने के बाद एक और मानवाधिकार कार्यकर्ता समर अब्बास के लापता होने का मामला सामने आया है। अब्बास बीती 7 जनवरी को कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। इसके बाद से ही वो गायब हैं। संयुक्त राष्ट्र और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी गायब हो रहे इन कार्यकर्ताओं पर चिंता जाहिर की है। जिन यूरोपीय देशों में शरणार्थियों का मुद्दा राजनीति पर गहरा असर डाल रहा है,
उनमें जर्मनी भी एक है। शरणार्थियों के प्रति नरम रुख को आगे बढ़ाने वाला जर्मनी बदलते हालात के चलते खुद ही शरणार्थियों पर नियंत्रण के कदम उठाने को मजबूर हुआ और अब तो शरणार्थियों के नियंत्रण पर कड़े कानून बनाने का प्रस्ताव भी है। सीरिया में गृह युद्ध विकराल रूप ले रहा था। युद्ध की विभीषिका जनमानस पर गहरे छाप छोड़ रही थी। मरने वालों की संख्या, घायलों का लगता अंबार, खंडहरों में तब्दील होते शहर लोगों को घर बार छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। तुर्की के रास्ते ग्रीस, फिर यहां से यूरोप के दूसरे शहर। शरण के लिए शायद यही सबसे आसान था। 2015 यूरोप की मजबूत अर्थव्यवस्था यानी जर्मनी में शरणार्थियों की भीड़ लग गई। तब कुल 8,90,000 लोग जर्मनी पहुंचे। जर्मनी सरकार ने भी इनका दिल खोल कर स्वागत किया। इरादा था कि जर्मनी की जनसंख्या बूढ़ी हो रही है और शरणार्थियों को प्रशिक्षित कर छोटे छोटे कामों में लगा दिया जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जर्मनी की दक्षिणपंथी पार्टी AfD को लगने लगा कि ये उनके संसाधनों का खुला डाका है। वो विरोध पर उतर आए तो उनका समर्थन बढ़ने लगा और शरणार्थी समस्या से तुरंत निपटने की मांग जोर पकड़ने लगी। इधर शरणार्थियों की एक के बाद एक आतंकी हमलों में संलिप्तता और 2016 में नए वर्ष के मौके पर केलोन शहर की लड़कियों से छेड़छाड़ ने शरणार्थियों को लेकर जर्मन वासियों के मन में खटास पैदा कर दी। दबाव बढ़ा तो सरकार ने शरणार्थियों पर लगाम लगानी शुरू की। अब उनकी संख्या में भारी गिरावट का दावा किया जा रहा है। हाँ, शरणार्थियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इस साल 2,80,000 लोगों ने शरण के लिए आवेदन दिया है। वैसे तो शरणार्थियों के आने में कमी पिछले साल ही शुरू हो गई थी, जब ट्रांजिट रूट में पड़ने वाले कई बाल्कन देशों ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। रही सही कसर जर्मनी की अगुवाई में EU ने तुर्की के साथ एक विवादास्पद समझौते ने पूरी कर दी। जर्मन सरकार और यूरोपीय संघ के उठाए गए कदम असर दिखा रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी ने कुछ पश्चिमी बाल्कन देशों को सुरक्षित देश घोषित कर वहां के नागरिकों को जर्मनी में शरणार्थी का दर्जा पाने से भी रोका। कई देशों को इस सूची में शामिल करने की कोशिश हो रही है। साथ ही बर्लिन ऐसे कई देशों पर अपने नागरिकों को वापस लेने का दबाव भी डालना चाहता है, जिन्हें जर्मनी ने शरणार्थी का दर्जा देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा जो लोग शरण पाने के लिए अपनी झूठी पहचान बताते हैं, उन्हें जर्मनी में कहीं भी आने जाने से रोक दिया जाएगा। इतिहास के पन्नों में कुछ दास्तान ऐसी हैं जो कचोटती रहती हैं और जिन्हें वापस पलटने की हसरत भी जिंदा रहती है। ऐसी ही एक घटना थी साइप्रस का 2 हिस्सों में बंटना। साइप्रस को बांट रहा बफर जोन यानी ग्रीन लाइन पर UN का नियंत्रण है, लेकिन अब एक उम्मीद नजर आ रही है साइप्रस के एकीकरण की। जिनेवा में अलग अलग पक्षकारों की मुलाकात की गर्मी साइप्रस की ग्रीन लाइन पर जमी बर्फ को भले ही पिघला नहीं पाई हो, लेकिन इसने एक सुखद संदेश जरूर दिया है। वार्ताकार कुछ और बिंदुओं पर चर्चा के लिए 18 जनवरी को एक बार फिर मुलाकात करेंगे। दरअसल नक्शे पर एक लकीर खींच देने से जमीन का कितना कुछ बदल जाता है, ये साइप्रस के बफर जोन के हालात से समझा जा सकता है। बफर जोन यानी 2 प्रतिद्वंदी देशों के बीच की वो जगह जिस पर किसी का कब्जा नहीं है। साइप्रस के इस बफर जोन पर संयुक्त राष्ट्र का नियंत्रण है और इसे ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। 1960 में तुर्की से मिली आज़ादी के बाद साइप्रस को राहत नहीं मिली और वहां बसे तुर्कों और यूनानियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 1963 में बढ़ते झगड़े को देख संयुक्त राष्ट्र ने शांति सुरक्षा बल तैनात कर दिए। 1974 में तुर्की के हमले के बाद साइप्रस 2 हिस्सों में बंट गया। दक्षिणी हिस्सा यूनानी बोलने वाले और उत्तरी हिस्से पर तुर्की बोलने वालों का कब्जा हो गया। हाँ, कुछ बिंदुओं पर सफलता मिली है, हालांकि अभी कई मामलों में बहुत काम करने की जरूरत है। विवाद के मुख्य बिंदु में तुर्की सेना की साइप्रस में मौजूदगी एक है। तुर्की वाले हिस्से में 30,000 सैनिक हैं। ग्रीस
सेना की मौजूदगी नहीं चाहता है, जबकि तुर्की इसके पक्ष में है। garantörlüğü, Türkiye'nin güvencesi, garantisi जहां तुर्की की दखल तो बनी ही रहेगी और द्वीप पर तुर्की सेना भी मौजूद रहेगी। derecede önemlidir. Ακούσαμε πολλές ιδέες. मैं समझता हूं कि दखल अंदाजी की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। Στο κεντρικό πρόβλημα प्राचीन समय में साइप्रस अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से व्यापारिक रास्ते के लिए बेहद अहम था। ग्रीस के शासक सिकंदर ने इस पर कब्जा कर लिया। बाद में रोमनों ने इस पर अधिकार जमा लिया। 7वीं सदी के बाद से इस छोटे देश को अरब देशों के कई हमले झेलने पड़े। 11वीं सदी आते आते ये धर्म के लिए युद्ध का केंद्र बन गया। ईसाई देशों ने इसे अरब देशों पर हमले का अड्डा बना लिया। उस्मानिया साम्राज्य ने 1571 में साइप्रस को हथिया लिया। साइप्रस के लोगों ने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोला तो ब्रिटेन ने मौका देख 1878 में इस पर कब्जा कर लिया। साइप्रस के लोगों ने ग्रीस के साथ मिल जाने की कोशिशें शुरू कर दी। गुरिल्ला युद्ध भी शुरू हुआ, लेकिन आखिरकार साइप्रस को 1960 में आज़ादी दे दी गई। उसे ग्रीस में नहीं मिलाया गया। यूरोप के अधिकतर हिस्से कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। पूर्वी यूरोप में ठंड से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते आर्कटिक जैसे हालात नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को जर्मनी में आए एक भयानक बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति की बात सामने आई है। पोलैंड में 10 लोगों की मौत हो गई और तापमान -14 से नीचे चला गया। बर्फबारी के चलते शरणार्थी शिविरों में रह रहे शरणार्थियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोमानिया और तुर्की में बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की समस्या पैदा हो गई है। पश्चिम अफ्रीका के नेताओं ने गाम्बिया के राष्ट्रपति याह्या जमेह से मुलाकात कर उन्हें सत्ता छोड़ने के लिए मनाने की अंतिम कोशिश की है। जमेह से मुलाकात करने वाले नेता क्षेत्रीय संगठन इकोवास से जुड़े राष्ट्रों में से हैं। उधर माली में फ्रांस अफ्रीकी सम्मेलन में नेताओं ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बारो की चुनाव में जीत को मान्यता दी। लीबिया के समुद्री तट के करीब भूमध्य सागर में प्रवासियों से भरी एक नाव पलट गई है, जिसमें 100 लोगों के लापता होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि इटली के तटरक्षक दलों ने कुछ लोगों को बचा लिया है, लेकिन अब भी दर्जनों लापता बताए जा रहे हैं। एल्विस प्रेस्ली एक प्रसिद्ध अमेरिकी गायक, संगीतकार और अभिनेता, रॉक एंड रोल का सम्राट, जिनके स्टाइल और कला की धूम दुनिया भर में थी। उनके याद में 1993 से ही ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है एल्विस उत्सव, जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग एल्विस एक्सप्रेस ट्रेन से पहुंचते हैं। इस साल भी एल्विस प्रेस्ली की 25वीं वर्षगांठ पर 25,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। एल्विस एक्सप्रेस के पार्क स्टेशन पहुंचते ही एल्विस उत्सव की शुरुआत हो जाती है। रंग बिरंगे परिधानों, नृत्य करते जश्न में डूबे लोगों के स्वागत के लिए सैकड़ों लोग पहले से ही स्टेशन पर मौजूद थे। जुलूस के शक्ल में ये लोग उत्सव स्थल तक पहुंचते हैं। झुलसा देने वाले गर्मी इनके जोश में कमी नहीं ला पा रही है। रॉक एंड रोल के शहंशाह एल्विस प्रेस्ले की याद में मनाया जाने वाला उत्सव की ये 25वीं वर्षगांठ है। इस साल एल्विस उत्सव का थीम है एल्विस की 1964 में आई क्लासिकल फिल्म विवा लास वेगास। हर साल जनवरी के शुरुआती दिनों में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के पार्क शहर में ये उत्सव आयोजित किया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में मौज मस्ती के अलावा कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। खाना बनाने की प्रतियोगिता तो देखने लायक रहती है। कई तरह के पकवान लोगों की भूख तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही इनके रसोइयों को मिस प्रिस्किला के ताज से नवाजा जाता है। इसे देखने के लिए दर्शक दुनिया भर से जुटते हैं। इस उत्सव की शुरुआत एल्विस के प्रशंसक दंपति बॉब एने स्टील ने 1993 में की थी, जिनका ग्रैंडस्लैंड में एक रेस्टोरेंट था। शायद यही वजह है कि उत्सव में अलग अलग व्यंजनों की धूम रहती है। लेकिन कई स्थानीय निवासी को उत्सव का ये विचार पसंद नहीं है। फिर भी इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस साल करीब 25,000 लोग इसमें शिरकत करेंगे।
और अब बात एक ऐसी पत्रकार की जिन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता, खासकर युद्ध पत्रकारिता के नाम कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के अलावा वियतनाम, अल्जीरिया और मध्य पूर्व के युद्ध की कवरेज उनकी उपलब्धियों में शामिल है। और ये साहसी पत्रकार थी युद्ध पत्रकार क्लेयर हॉलिंगवर्थ। साल 1939 का अगस्त महीना, पोलैंड का दक्षिणी इलाका फिजा जंग का एहसास समेटे हुए थी। भारी मात्रा में आर्मर्ड कार, आर्टिलरी और युद्ध टैंक की तैनाती की जा रही थी। युद्ध पत्रकार क्लेयर हॉलिंगवर्थ की खोजी निगाहों ने भाप लिया था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उस समय ब्रिटिश काउंसलेट की कार लेकर जर्मनी द्वारा कब्जा किए गए इलाके में पहुंच गईं क्लेयर। जो कुछ देखा तो होश उड़ गए। दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग और ब्रेकिंग। थोड़ी देर बाद जो कुछ रिपोर्ट किया उससे दुनिया दंग रह गई। उन्होंने टेलीग्राफ के दफ्तर को जानकारी दी कि नाजी सैनिकों ने दक्षिणी पोलैंड में हमला कर दिया है। ये ब्रेकिंग सिर्फ पोलैंड पर किसी मामूली हमले की नहीं थी, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। पोलैंड लौटकर उन्होंने इस पर विस्तृत खबर लिखी, लेकिन बायलाइन नहीं दिया। पोलैंड पर हमले की खबर को कवर करते हुए क्लेयर को कई बार रात में कार में ही सोना पड़ता था। 27 साल की उम्र में लंदन के अखबार टेलीग्राफ में पत्रकारिता की नौकरी से करियर की शुरुआत करने वाली क्लेयर को अपने पेशेगत जीवन के दौरान कई बार मौत का सामना करना पड़ा। वार रिपोर्टिंग का शौक कब जुनून बन गया उन्हें पता ही नहीं चला। वियतनाम, अल्जीरिया और मध्य पूर्व के युद्ध की कवरेज उनकी उपलब्धियों में जुड़ते चले गए। वृद्धावस्था में भी उन्होंने अपनी पत्रकारिता के जुनून को कम नहीं होने दिया। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1911 को इंग्लैंड के लिसेस्टर में नाइटन गांव में हुआ था। उन्होंने 2 बार शादी की और 1981 के दशक से हांगकांग में रह रही थी। पिछले साल अक्टूबर में ही उन्होंने अपना 105वां जन्मदिन मनाया था। वो भले ही अब हमारे बीच नहीं रही हों, लेकिन लंबे समय तक पत्रकारिता, खास तौर से युद्ध पत्रकारिता को जो धार उन्होंने दी है, उसे सदियों तक याद रखा जाएगा। किसी ने खूब कहा है कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल, तुझे तेरा मुकाम मिल ही जाएगा। अकेला ही सही तू पहल तो कर, काफिला खुद ही बन जाएगा। खबर दुनिया की कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniaki@gmail.com। और जाते आते आपको छोड़ जाते हैं इटली में आयोजित होने वाली महिला स्की क्रॉस रेस की रोचक झलकियों के साथ, जिसमें स्वीडन की सेंड्रा नीसलुंड ने बाजी मारी। आप उठाइए इनका लुत्फ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।